हेलो दोस्तों। चलिए तो आज हम बात करते हैं अपने मेगा रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम न्यू लाइफ प्रोसेस के नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। अब बेसिकली हमारा जो न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन, अब हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। न्यूट्रिशन अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके अच्छे से देख लीजिए, रेस्पिरेशन नहीं देखें तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं, जो कि मैंने पिछले में पूरा कवर करा दिया है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ होंगे जो कि रेस्पिरेशन चैप्टर के टॉपिक्स इसमें कंक्लूड होंगे। अगर वो आप लेक्चर नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उसे देखें फिर इसे देखें, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली होता क्या है। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन का, तो जैसे कि हम बॉडी में बात करें कि जैसे हमने मेटाबॉलिज्म के दरमियान यानी हमने बात किया था कि अगर हम कोई फूड इनटेक करते हैं तो फूड डाइजेस्ट होता है और उसे जो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल होते हैं वो हमारे पूरे बॉडी में क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। कि सोचो कि जैसे हम इनटेक कर रहे हैं फूड और फिर स्टमक में डाइजेशन हो रहा है और पूरे बॉडी में उसका ट्रांसपोर्ट होने के बाद ही हमारे पूरे जितने भी पार्ट्स हैं, कि अगर हम प्रोटीन्स खा रहे हैं तो हमारे मसल्स डेवलप हो रहे हैं, ग्लूकोज मिला तो हमारे इंडिविजुअल सेल वर्क कर रहे हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर हम कुछ खाते हैं, डाइजेशन उसका एक जगह हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कहीं और हो रहा है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे बॉडी में इक्वल अमाउंट में होता है। कि चाहे पैर के नाखून का अगर सेल है, उससे भी जितना न्यूट्रिएंट चाहिए उतना उसे प्रोवाइड किया जाता है। हमारे ब्रेन में जितने भी सेल्स हैं उससे जितना न्यूट्रिएंट्स की एसेंशियल नीड होती है, उसकी रिक्वायरमेंट जितना होती है उसे भी प्रोवाइड उतने ही अमाउंट में किया जाता है। यानी यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ नाम ही नहीं है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन एकदम इक्वल अमाउंट में होता है। तो एक्चुअली ये जो हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे होता है, इस चीज़ के हम बारे में बात करेंगे। अगर हम सेल्स में बात करें कि हमें जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जैसे आपने रेस्पिरेशन पढ़ा था, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के दरमियान क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सोचो कि हर एक इंडिविजुअल सेल के पास ऑक्सीजन कैसे पहुंचाई जाती है। तो ऐसी कौन सी हमारे बॉडी में सिस्टम चल रही है जिसके द्वारा ये सारे मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट हर एक सेल को फुलफिल कर दिया जाता है। इसी सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कंडक्ट होती है हमारे बॉडी में तीन कंपोनेंट्स के द्वारा, जिनका नाम है, देखते हैं। तो सबसे पहले है ब्लड वेसल्स, और नेक्स्ट है हार्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन के क्या हैं, बेसिक कंपोनेंट हैं। यानी इनके द्वारा, बिना इनके बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं ब्लड क्या होता है। ठीक है, ब्लड के बारे में हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि ब्लड एक्चुअली है क्या। तो देखो, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, ब्लड कैसा है, फ्लूइड है। ठीक है, और इसके कुछ और चीज़ें की बात करें तो मेंटेन करता है हमारे बॉडी का पीएच और बफर। ठीक है, पीएच और बफर कैसे मेंटेन करता है, बफर का दैट मीन्स ये होता है कि आयनिक बैलेंस, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयनों का सॉल्यूशन जो हो वो बैलेंस्ड हो, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। पीएच मेंटेन करने का मतलब ये है कि हमारे अगर सेल्स सॉल्यूशन में अगर H+ का कंसंट्रेशन होगा तो एसिडिक कंसंट्रेशन हो जाएगा, OH- का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा। तो इसको भी मेंटेन कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। ब्लड के अगर और भी चीज़ें के बारे में बात करें तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मटेरियल का, ट्रांसपोर्ट करता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कंपोनेंट का और नॉन एसेंशियल कंपोनेंट का ट्रांसपोर्ट करता है। एसेंशियल कंपोनेंट जैसे कि आपके न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं। ठीक है, इट इज़ बहुत सारी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करा देता है।
नॉन एसेंशियल का भी ये ट्रांसपोर्ट कराता है कि जो सेल का जिस सेल को इसकी नीड ना हो उसे ये बॉडी से क्या करा देता है, एलिमिनेट कराने में हेल्प करता है। जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, जैसे कि अमोनिया हो गया, जैसे कि CO2 हो गया, इन सब का ये एलिमिनेशन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, और भी अगर हम ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेस्पायरेटरी पिगमेंट होता है। और भी ब्लड के बारे में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कि जो ब्लड होता है ये एक्चुअली में क्या कराता है, हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम में हेल्प कराता है, जिससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है कि कोई भी हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन हो, चाहे बैक्टीरिया आए, वायरस आए, उससे फाइट करता है और फाइट करके उसे क्या कर देता है, किल कर देता है। इससे हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाता है। कभी हमें चोट लगती है तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सोचो बेचारा एक ब्लड है लेकिन ये कितना हेल्प कर रहा है हमारा। ठीक है, जैसे ज़रूरत हो रही है वैसे अपने आप को कन्वर्ट कर ले रहा है। तो ये हमारे ब्लड के बारे में कुछ बातें थे। अब हम बात करते हैं कि ब्लड के ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिससे ब्लड मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो हम इसके एक्चुअली कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर इसके हम ब्लड के कंपोनेंट की बात करें तो ब्लड जो है दो कंपोनेंट से मिलके बना है, प्लाज्मा से मिलके बना है और फिर ब्लड कार्पोसेल से मिलके बना है। ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये पूरे ब्लड एक टाइप का क्या है, सेल है। ठीक है, ये पूरे प्लाज्मा जो है पूरे सेल का, ब्लड सेल का 55% भाग में प्रेजेंट होता है, जिसमें से 55% भाग में 92% वाटर होते हैं और वहीं 7% जो बचते हैं, 8% में से 7% में आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं। और जो 1% बचता है इसमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं सब इसमें होते हैं। ठीक है, वहीं प्लाज्मा की ब्लड कार्पोसेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्लड कार्पोसेल्स पूरे ब्लड सेल का 45% भाग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे कॉर्पोसेल्स से की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोसेल्स दे हैव 3 टाइप्स, RBC, WBCS और तीसरा है प्लेटलेट्स। फर्दर RBC का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स और वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। और इसका दूसरा नाम की अगर बात करें तो इसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। और वहीं इसका अगर दूसरे नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। और वहीं अगर प्लेटलेट्स के नाम बोलते हैं तो इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इन तीनों का नाम अलग अलग है। ठीक है, वहीं अगर हम RBC के नंबर्स की बात करें तो इसकी संख्या पर ह्यूमन के पर सेल की क्यूबिक यानी लीटर के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसकी संख्या होती है 4.5 to 6 मिलियन के अप्रॉक्स होती है, पर mm³ होती है। इसकी संख्या की अगर हम बात करें तो 4,000 से लेके 6,000 पर mm³ होती है। वहीं इसकी संख्या बात करें तो 1.5 से लेके 3.5 लाख पर mm³ होता है। ठीक है, वहीं अगर इसके हम RBC के शेप की बात करें तो इसके शेप की अगर हम बात कर लें तो ये होता है बाइकनकेव और ये सब स्फेरिकल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, वहीं वहीं इसके हम कलर की बात कर लें तो रेड ब्लड सेल क्या होता है, रेड कलर का होता है। वहीं इसकी बात कर लें तो ये वाइट कलर का होता है और वहीं इसकी बात कर लें तो ये लाइटली ब्लूइश होता है। ठीक है, ब्लूइश कलर का होता है। वहीं अगर हम RBCs के बात करें कि ये रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। और ये हीमोग्लोबिन जो होते हैं ये 2 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं,
हीम प्लस ग्लोबिन। हीम बेसिकली आयरन होते हैं, ठीक है, आयरन, और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। और ये हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, तो इसलिए ये ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है और CO2 से भी बाइंड करता है, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा 1000 गुना होती है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की। ये बात में रिमेम्बराइज रखिएगा, ठीक है। और वहीं अगर बात करें कि जो ऑक्सीजन है अगर ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो बोलते हैं HbO2, और CO2 बाइंड करता है उसे बोलते हैं HbCO2। यानी इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इसे ऑक्सीजनेटेड और इसे डीऑक्सीजनेटेड, ये प्योर ब्लड होगा, ये इम्प्योर ब्लड होगा, ठीक है। नाउ फर्दर हम इसके फंक्शन की अगर हम बात कर लें, देखो हमने फंक्शन की बात तो कर ही लिया। नेक्स्ट स्टेप है फंक्शन। तो आरबीसी का फंक्शन ये होता है कि पूरे बॉडी में क्या होते हैं कि न्यूट्रिएंट्स मटेरियल का और फिर गैसों का ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्प करते हैं। नाउ फर्दर अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, अगर हमारे बॉडी में कोई पैथोजन्स इंटर करते हैं तो उस पैथोजन को किल करने में ये हेल्प करते हैं, यानी हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम का काम करता है, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराता है। अगर कभी हमें इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो इस चोट को ठीक करा देता है, जिससे कि अब ब्लड का बहना रुक जाता है। कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है अभी थोड़ी देर बाद हम जानेंगे। दूसरी इसकी फंक्शन ये होती है कि हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उस एनर्जी को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराने का भी काम करती है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की दो भूमिकाएं होती हैं जो कि आप रिमेमराइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कैसे प्लेटलेट्स के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराता है, तो इसमें दो विशेष प्रोटीन पाई जाती है, याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन अगर चोट लगती है तो अब इसमें से सपोज करिए ब्लड फ्लो हो रहा था, यहाँ पे आता है प्रोथ्रोम्बिन, इसे सील देता है, और सॉरी फाइब्रिनोजेन, और ये जब सीलता है तो यहाँ पे पोर्स कुछ हो जाते हैं, तो इसको फिलअप कौन कर देता है, प्रोथ्रोम्बिन कर देता है, और ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाता है, जो यहाँ बह रहा था वो बंद हो जाता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म होती है, कैसे ये उसको प्रिवेंट करके बचाता है, ठीक है। तो फंक्शंस के ब्लड भी हमने पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि हमारा हार्ट कैसा होता है, ठीक है, जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का नेक्स्ट कंपोनेंट होगा कि कैसे हमारे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हमारे पूरे बॉडी में होता है, ठीक है। चलिए देखो हार्ट की, देखो हम यहाँ रफली डायग्राम एकदम बनाने वाले हैं। पहले तो हार्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि हार्ट क्या होता है। तो हार्ट देखो क्या होता है, इसमें जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उस टिश्यू को बोलते हैं मायोजेनिक टिश्यू। उस टिश्यू को क्या बोलते हैं, मायोजेनिक टिश्यू बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो मसल्स पाए जाते हैं स्पेशलाइज्ड मसल होते हैं, जिसे कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। अगर इसके हम वेट की बात करें तो वेट की अगर हम बात करें, अगर मेल में बात कर ले चाहे फीमेल में बात कर ले, ठीक है, तो मेल में अगर बात करेंगे तो इसकी जो वेट होती है 300 ग्राम होती है, वहीं फीमेल में बात करें तो 250 ग्राम की होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका शेप कैसा होता है, तो शेप इसका होता है जो ह्यूमन का, यानी ह्यूमन का जो क्लोज्ड फिस्ट है, क्लोज्ड फिस्ट यानी बंद मुट्ठी जितना तुम्हारा आता है उतने आकार का ये होता है। अगर वहीं इसके हम लोकेशन की बात करें कहाँ पाया जाता है, तो ये डायफ्राम जो हमारा होता है, जो लंग्स के नीचे होता है, उसके अपर साइड पे एंड टुवार्ड्स द लेफ्ट लंग्स के पास होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन की अगर हम हार्ट की बात करें तो ये प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करता है कि HbO2 यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। मिक्स होने से क्या करता है, उसे बचाता है। हार्ट में अगर चैम्बर की बात करें तो इसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल 2 होते हैं, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। वेंट्रिकल भी 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट और लेफ्ट होते हैं, यानी राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इसके
चैम्बर्स के नाम हो गए। अब देखो यहाँ पे हम हार्ट का कोई स्पेशलाइज डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम समझते हैं कि हार्ट में एक्चुअली कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। इसके 4 चैम्बर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यह है इसका राइट आर्ट्रियम, ये है इसका लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसमें क्या होते हैं, 2 वॉल्व होते हैं जिनका नाम है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है। ये जो वॉल्व पाए जा रहे हैं इसे बोल रहे हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और ये जो है इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूँ इसे। तो बच्चों देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये हमारा मेगा रिवीजन है तो थोड़ा हम फास्ट बढ़ेंगे इसमें। और इसके देखो हार्ट के चारों तरफ जो ये कवरिंग होती है इसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। इस पेरिकार्डियम के बाद अगर हम बोले तो देखो ऐसे ये कवर इसमें होता है, ठीक है। अभी पूरा कवरिंग होती है। अब देखो इसमें कवरिंग में अगर आप देख रहे हैं तो इसके बीच में क्या है, कैविटी देखने को मिल रही है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम कैविटी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या भरा है, फ्लूइड भरा पड़ा है। तो इस फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये राइट एट्रियम, अब देखो राइट एट्रियम जो होता है ये तीनों चैम्बर की अपेक्षा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये तीनों चैम्बर की अपेक्षा क्या होता है, सबसे छोटा होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 ट्यूब होती हैं, यहाँ पे 2 ट्यूब होती हैं, ठीक है, 2 ट्यूब होती हैं। ये होता है वेना कावा, ये वेना कावा होता है जो कि ब्लड को कैरी करता है, ब्लड को कैरी करता है और द अपर रीजन ऑफ बॉडी, अपर रीजन ऑफ बॉडी, जो बॉडी के अपर रीजन है उससे ये कलेक्ट करता है। यहीं नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 2 वेसल्स ट्यूब पाए जाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं, ये भी है वेना कावा, यानी ये इंफीरियर वेना कावा है। ये ब्लड को रिसीव करता है लोअर बॉडी रीजन से, लोअर बॉडी रीजन से क्या करता है, ये इसे कलेक्ट करता है। अब देखो राइट आर्ट्रियम यानी ये राइट और लेफ्ट आपस में डिवाइड होते हैं जिसके द्वारा उसे बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। सॉरी देखो कोरोनरी सल्कस नहीं, कोरोनरी सर्कस इसे बोलते हैं जो कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को डिवाइड करते हैं। तो इसे बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। वहीं अगर आर्ट्रियम और वेंट्रिकल जो आपस में डिवाइड होते हैं जिसके द्वारा उसे बोलते हैं कोरोनरी सल्कस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे होता है एक ऐसे नोड जो कि इम्पल्स जनरेट कराती है, जो सूचनाएं ग्रहण करती है और ट्रांसफ़र कर देती है किसे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में मौजूद होते हैं बहुत ही फाइबर की तरह स्ट्रक्चर जिसे बंडल ऑफ हीस बोलते हैं, उस पर वहाँ करते हैं तो फिर हार्ट अपना फंक्शन मेंटेन करता है। यहाँ पे जो वेसल्स होते हैं, यहाँ पे जो वेसल्स होते हैं उसे बोलते हैं आर्टरी बोलते हैं। और यहाँ पे जो कैरी करता है जो वेसल्स, यहाँ पे जो कैरी करता है ब्लड को कहाँ से, लंग्स से, तो इसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन बोलते हैं। और ये यहाँ से इसे बोलते हैं वेन जो कि ब्लड को भेजता कहाँ है, इसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं इसे, पल्मोनरी वेन बोलते हैं, जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, हार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ फर्दर अब हम बात करेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन एक इम्पॉर्टेंस यानी कि ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसके द्वारा हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हमारे हर एक इंडिविजुअल सेल्स तक पहुंचाई जाती है। तो कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि हम रेस्पिरेशन में पढ़े थे, एक्चुअली यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे वो मैकेनिज्म होती है। तो डबल सर्कुलेशन के द्वारा क्या होता है, आपका
ऑक्सीजन की फुलफिल होती है कहाँ पे, हर एक इंडिविजुअल सेल के पास। ठीक है ना, हम मूव करते हैं अपने डबल सर्कुलेशन नया टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक है डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, देखो डबल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो डबल सर्कुलेशन में एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, डबल सर्कुलेशन में होता है कि सपोज करिए ये है लंग्स, ठीक है, क्या है लंग्स, और ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं। हार्ट के 4 चैम्बर, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये है आपकी बॉडी रीजन, ये क्या है, बॉडी रीजन। यहाँ से ब्लड कहाँ आई, राइट आर्ट्रियम में आई, किसके द्वारा आई, तो उसका नाम है, बताइए, वेन के द्वारा। ठीक है, अब ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है कहाँ पहुँची, लंग्स के द्वारा। ये किसके द्वारा पहुँची, तो इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब वेन और पल्मोनरी आर्टरी में अगर ब्लड की बात करें, कौन सा ब्लड इसमें सर्कुलेट हो रहा है, तो इसमें इम्प्योर ब्लड हो रहा है जिसे HbCO2 बोलते हैं, यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, या इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये लंग्स के अंदर हमने बताया था पिछले क्लास में कि इसमें होता है एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई क्या करता है, ये गैसियस एक्सचेंज करता है, यानी CO2 ले लेता है, CO2 लेता है और ऑक्सीजन दे देता है। तो अब यहाँ से जो लंग्स के द्वारा जो ब्लड जा रही है कहाँ पे, हार्ट के अंदर लेफ्ट आर्टरियम में जो जाती है, जिसके द्वारा जाती है उसका नाम है पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड इसके अंदर ट्रांसफ़र होती है, फिर इसके अंदर से ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है उसे बोलते हैं आर्टरी बोलते हैं। यहाँ पे 2 वॉल्व हमने बताया था। ठीक है, यहाँ पे अब देखो साउंड की अगर हम बात करें तो ये तो आपने देखा कि कैसे ये डबल सर्कुलेशन हमारे बॉडी में कंप्लीट होती है। इसके सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या हम बता सकते हैं कि जो बॉडी में ऑक्सीजन की जो रिक्वायर होती है उसे फुलफिल कराने में मदद करता है। ठीक है ना, फर्दर अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से वॉल्व पाए जाते हैं, तो इसमें देखो 2 टाइप्स के वॉल्व की देखो अगर हम बात करें तो इसमें 4 वॉल्व पाए जा रहे हैं। पहले तो देख ले कौन कौन सा, तो ट्राई कस्पिड वॉल्व, और दूसरा है बाई कस्पिड वॉल्व। इसे मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं, इसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। दूसरा यहाँ पे है एवोल्टिक वॉल्व, और नेक्स्ट है पल्मोनरी वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इनका हम लोकेशन देख लेते हैं। देखो जब हम राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड फ्लो होता है तो वहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड। बाई कस्पिड कहाँ होता है, जब लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में तो वहाँ पे जो वॉल्व होता है उसे बोलते हैं। एओर्टिक वॉल्व कहाँ होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ट्रांसफर होता है बॉडी रीजन में, तब वहाँ पे जो कपाट होती है, वॉल्व होती है, उसे बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व कहाँ होती है, जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाती है और फिर लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में आती है, तो वहाँ पे जो वॉल्व होता है उसे बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। यानी एक वॉल्व यहाँ पे होगा और एक वॉल्व यहाँ पे होगा। ठीक है, ये वॉल्व के बारे में याद रखिएगा। अब बात करते हैं, ये दोनों जब वॉल्व मिलते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, उसे बोलते हैं लब। और ये दोनों आवाज़ जब खुलते हैं, इनके जब दरवाजे खुलते हैं, यानी जब ये वॉल्व ओपन होते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है डब की। ठीक है, डब। और जब ये दोनों दरवाजे खुलते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है लब। लब जो होती है हार्ट की फर्स्ट साउंड होती है और डब जो होती है हार्ट की सेकेंड साउंड होती है। तो ये था डबल सर्कुलेशन। अब अगर हम बात करें कि अब हम बात करेंगे कि प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत नीड है। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं।
तो बेसिकली जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज पाए जाते हैं, उनमें कोई ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है जिसके द्वारा उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो। अब उनके अंदर कौन से ऐसे टिश्यूज पाए जाते हैं जिनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है, आइए उसके बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो देखो बच्चों, बेसिकली प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो उनमें स्पेशलाइज्ड दो टिश्यूज पाए जाते हैं। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जो होते हैं ये 4 सेल से मिलके बने होते हैं, ये 4 सेल से मिलके बने होते हैं, ये भी 4 सेल से मिलके बने होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे 4 सेल्स होते हैं जो ये दोनों मिलके बने होते हैं। तो ये बना होता है जाइलम पैरेन्काइमा, एक सेल होता है, और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। इसमें जाइलम फाइबर होता है, दूसरा सेल, इसमें फ्लोएम फाइबर होता है। फिर नेक्स्ट इसमें बात करते हैं वेसेल्स होते हैं और ट्रैकिड्स होते हैं। इसमें सीव ट्यूब होता है, सीव ट्यूब, और होते हैं कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल होता है। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो जाइलम का फंक्शन ये है कि ये वाटर को एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, रूट कौन करता है? रूट। और रूट ट्रांसफ़र करता है कहाँ? रूट ट्रांसपोर्ट करता है इन वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम ग्रीन रीजन ऑफ प्लांट पार्ट, प्लांट के ग्रीन रीजन पार्ट पे पहुंचा देता है। तो ये केवल अपवर्ड भेजता है। कैसा भेजता है? अपवर्ड। इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? यूनी डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? यूनी डायरेक्शनल होती है। वहीं अगर हम फर्दर फ्लोएम की बात करें तो ये फ्लोएम कहाँ होते हैं? फ्लोएम का फंक्शन देख लो कि ये चाहे फूड मटेरियल्स हो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, चाहे सुक्रोज हो और चाहे फ्रक्टोज हो, इटीसी, चाहे जिस फॉर्म में भी हमारा फूड हो, इस फूड को ये प्लांट के एरियल पार्ट, एरियल ग्रीन पार्ट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करा देता है। डिफरेंट पार्ट में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करा देता है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है अप एंड डाउन दोनों होती है। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं, इसकी जो डायरेक्शन बोलते हैं कैसी होती है? मल्टी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, ये चीज़ आप रिमेम्बराइज रखिएगा, मल्टी और यूनी डायरेक्शनल। तो बेसिकली आपकी ये जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म थे क्लास 10th में वो फाइनली कंप्लीट होते हैं। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे कि लिम्फ के बारे में बात कर ले, ब्लड के बारे में अगर डिफरेंसेस पूछ सकते हैं तो लिम्फ में बता सकते हैं कि इसमें WBC का कंटेंट जो होता है कम होता है, RBC ब्लड की अपेक्षा। प्लेटलेट्स और RBC की भी संख्या लिम्फ में क्या होती है? कम होती है ड्यू टू कंपेरिजन ऑफ ब्लड्स में। और लिम्फ क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। जब वेन्स और आर्टरी आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे एक दूसरे ब्लड वेसल्स आते हैं जिनका नाम है कैपिलरीज, और उस कैपिलरीज में स्मॉल पोर होते हैं जिसमें से वो फ्लूइड हायर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं नीचे, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वही है आपका बेसिकली लिम्फ। ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए बॉडी में एक अलग से सिस्टम चलती है जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। एक और टॉपिक्स आपके बच गए हैं जिसका नाम है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बेसिकली दो आपको पढ़ने हैं, आर्टरी और वेन पढ़ने हैं। आर्टरी में हमेशा याद रखिएगा कि आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होता है कैसा होता है? प्योर ब्लड होता है। और वेन में कौन सा होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, एक्सेप्शन केस में याद रखिएगा पल्मोनरी आर्टरी हमेशा ट्रांसपोर्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, कहाँ से कहाँ? तो हार्ट टू लंग्स में ट्रांसपोर्ट करता है। और पल्मोनरी वेन जो है हमेशा वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम की तरफ। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप रिमेम्बराइज रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, PYQ लगाइएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जय हिंद।